हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ चुके हैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कि विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का आपके लिए मैं एक बार चैप्टर का नाम लिख लेता हूं, विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन का वन शॉट रिवीजन लेकर के। तो देखो यार, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमको सारी बातें एक ही 45 मिनट के अंदर हमको कवर करनी। ठीक है, तो इसको हमने 3 भागों में तोड़ दिया बच्चों, 3 भागों में। ठीक है, पहला इसमें हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, दूसरा इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चालकता, और तीसरा हम इसमें बच्चों पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर को नीट के पर्पस से हमने 3 भागों में बांटा है, गैल्वेनिक सेल, दूसरा चालकता और तीसरा विद्युत अपघटनी सेल। तो तीनों को हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि वन शॉट रिवीजन के देखो यार, बात ऐसी कि चैप्टर बड़ा है, लेकिन हमें एक 45 मिनट के अंदर पूरा सेशन कंप्लीट करना है। तो निश्चित तौर पर सारी बातें विस्तार में पढ़ना तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम वो बातें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, सबसे पहला भाग हमको देखना है गैल्वेनिक सेल, दूसरा हम देखेंगे चालकता, और तीसरा हम देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल पे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट आपका इसमें आएगा गैल्वेनिक सेल। ठीक है बच्चों, अब गैल्वेनिक सेल के अंदर बच्चों आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, क्या क्या है जो हमारे नीट के एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए, सबसे पहला इसमें दो चैम्बर होते हैं, 2 कमरे होते हैं। पहला बीकर जो है उसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन है, और दूसरा बीकर है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, अब जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का, और इसको आपने विभव मापी से जोड़ दिया, और ये जुड़ा हुआ है कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ। किसके साथ? कॉपर की धातु की छड़ के साथ, कॉपर धातु की छड़ के साथ। जिंक धातु की छड़ ZnSO4 में डूबी हुई है, और कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट में। ठीक है, और इनको जोड़ने का काम करता है बच्चों लवण सेतु। कौन काम करता है? ये लवण सेतु यहां पे जुड़ा हुआ है, लवण सेतु। अब लवण सेतु किसका बना हुआ है? तो यहां पे KCl और अगार का मिक्सचर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना। अब ये जो जिंक की छड़ होती है, ये इसमें करती है ऑक्सीकरण। क्या करती है? ऑक्सीकरण। ये हमें ध्यान रखना है। और जिस छड़ पर एनोड होता है वो जिस छड़ जो जिंक की छड़ है, ये काम करती है बच्चों एनोड का। किसका काम करती है? एनोड का। तो हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक की छड़ जो होगी वो ऑक्सीकरण करके और Zn+2 सॉल्यूशन के अंदर देगी, विलयन के अंदर देगी। और यहां पे कॉपर+2 जो है वो कॉपर की छड़ पे क्या करेगा? अपचयन। तो ये अपचयन करता है। चलिए, यहां पे अपचयन होता है, तो अपचयन करता है, तो कॉपर+2 जो होगा विलयन में, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉपर में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, और जिंक जो होगा वो जिंक ऑक्सीकरण करेगा और Zn+2 में बदलेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण किया, तो जिंक धातु की छड़ ऑक्सीकरण करके Zn+2 दे देगी। कॉपर धातु की छड़ पे अपचयन होगा और कॉपर में बदल जाएगा। तो ये 2 प्रक्रम है, ये दोनों याद रखने। ये एनोड पर होता है, और ये जो होता है ये कैथोड पर होता है। किस पर होता है बच्चों? कैथोड पर। ठीक है, उसमें दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो E0 कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है,
तो ई नोट सेल अगर इसका निकालना है तो ई नोट कैथोड, ई नोट एनोड से निकलेगा। कैथोड किसका बना हुआ है? कैथोड कॉपर का बना हुआ है। और एनोड किसका बना हुआ है? एनोड जिंक का बना हुआ है। तो ये वाले मान आपको एग्जाम में दे रखे होंगे, कैथोड और एनोड के मान आपको एग्जाम में दे रखे होंगे, आपको ई सेल निकालना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये गैल्वेनिक सेल का काम करता है। यहां पे कई बार पूछा जाता है ये लवण सेतु क्या करता है, तो लवण सेतु का काम बहुत क्लियर है। लवण सेतु जो होता है ये परिपथ को पूरा करता है, परिपथ को पूरा करता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, कैथोड पर होगा अपचयन। ये सेल का विद्युत वाहक बल जब प्रदर्शित किया जाएगा तो इस सूत्र से प्रदर्शित किया जाएगा। ये आपको सूत्र याद रखना, इस पे आधारित प्रश्न आते हैं। कैथोड के ई नोड का मान दे रखा होगा, एनोड के ई नोड का मान दे रखा होगा और आपको ई नोड सेल निकालना होगा। तो ये पहला भाग है जिसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं और ये इस पे क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि गैल्वेनिक सेल में आपने ये जो बात लिखी, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ये। ठीक है, तो ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब कि मानक परिस्थितियों में आता है। ये किस पे आता है? मानक परिस्थितियों में। मानक परिस्थितियों में ऐसे ज्ञात करेंगे और मान लो परिस्थितियां मानक ना हो। मानक परिस्थितियां क्या होती है? चलो मानक परिस्थितियां, तो मानक क्या होती है? तो मानक परिस्थितियां मतलब कि ताप होता है इसमें 25 डिग्री, दाब होता है इसमें 1 atm और इसमें सांद्रता जो होती है, सांद्रता किसकी? आयनों की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है? 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर। तो इन मानक परिस्थितियों के अंदर जब आप सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो वो इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इस सूत्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। अब मान लो मानक परिस्थितियां ना दे रखी हो तो आपको क्या करना है? तो आपको ध्यान रखना है सेल का विद्युत वाहक बल मानक परिस्थितियां ना दे रखी हो, किसी और परिस्थिति में निकालना है तो वो नर्स्ट समीकरण द्वारा दिया जाता है। नर्स्ट समीकरण, तो हमारे एग्जाम के लिए नर्स्ट समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट समीकरण से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग, यहां पे प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद लिख सकते हो आप हिंदी में, उत्पाद की सांद्रता और यहां पे क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, चलिए जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा, जैसे मान लो मैंने यहां पे एक अभिक्रिया लिखी, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, ये देता है Zn+2 और कॉपर। ठीक है, अब इस अभिक्रिया का, इस गैल्वेनिक सेल का, ये गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया का आपको ई सेल निकालना, तो आप कैसे लिखोगे? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। N की जगह आप क्या लिखोगे? यहां पे कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ऑक्सीकरण करेगा और वही 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? कॉपर को। तो उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। तो यहां पे आ जाएगा 2, N की जगह 2 आ जाएगा और यहां F आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। लॉग में वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा? उत्पाद, उत्पाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होंगे? जिंक प्लस 2 और कॉपर। तो जिंक प्लस 2 की सांद्रता और कॉपर की सांद्रता। तो जिंक प्लस 2 उत्पाद में कौन कौन है? जिंक प्लस 2 और कॉपर, तो ये आ जाएंगे। और यहां पे कौन कौन है क्रियाकारक में? जिंक, और दूसरा कौन है? दूसरा यहां पे कॉपर प्लस 2, तो ये कॉपर प्लस 2 आ जाएगा। ये ठोस अवस्था में है तो इसके लिए हम सांद्रता की जगह हम हमेशा 1 लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये 1 लिखते हैं। मतलब कि अगर मुझे मानक परिस्थितियों के अलावा कभी और किसी परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो तो हम मानक परिस्थितियों के विद्युत वाहक बल में से 2.303 RT अपॉन 2F लिख करके और लॉग में दोनों मान रख देंगे। Zn+2 का मान आपको एग्जाम में दे रखा होगा
और Cu+2 की सांद्रता का मान आपको एग्जाम में दे रखा होगा। दोनों की सांद्रता आपको परीक्षा में दे रखी होंगी। इसकी सांद्रता दे रखी होगी, इसकी सांद्रता दे रखी होगी। एफ क्या होता है? फेराडे, तो ये होता है 96500 कूलम्ब। इसको आप इन शॉर्ट और लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2। तो इस पूरे को जब हल करोगे तो इस पूरे का मान कितना आएगा? 0.059, और 2 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप, लोग फिर यहां आ जाएगा Zn+2 की सांद्रता बटा कॉपर +2 की सांद्रता। ये दोनों मान बच्चों आपको दे रखे होंगे एग्जाम में। ये वाला मान आपको या तो दे रखा होगा या फिर आपको ये वाला मान इस सूत्र से ज्ञात करना होगा। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर आप इस सूत्र को लगाएंगे तो आपको ये सेल का ये ई नॉट सेल आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप ई नॉट सेल रखेंगे और ये पूरे सूत्र के द्वारा आप ई सेल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सेल का विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र है। नस्ट इक्वेशन हो जाएगी जो मानक परिस्थिति को छोड़ किसी और परिस्थिति में आपको विद्युत वाहक बल निकालने के लिए ये समीकरण दिया गया, सूत्र दिया गया। ठीक है, ये सूत्र, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। ये पूरा गैल्वेनिक सेल है जिसमें आप निरूपण कैसे करते हो, उसका सूत्र क्या है, ऑक्सीकरण किस पे होता है, अपचयन किस पे होता है, लवण सेतु में कौन सा पदार्थ है, KCl और अगार है, उसका कार्य क्या है, परिपथ को पूर्ण करता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ये सारी बातें हैं। सेल अभिक्रिया क्या हो रही है गैल्वेनिक सेल में? तो ये सेल अभिक्रिया हो रही है। चलिए, उसके बाद और क्या बातें पूछी जा सकती हैं? और बातें पूछी जा सकती है कि इसको निरूपित कैसे करते हैं। देखो, गैल्वेनिक सेल का निरूपण, गैल्वेनिक सेल का निरूपण, ठीक है। तो देखो, गैल्वेनिक सेल में बाईं तरफ तो आप निरूपित करते हो ऑक्सीकरण सेल को। ऑक्सीकरण जिस पर हो रहा है उसको आप बाईं तरफ लिखते हो, और दाईं तरफ आप लिखते हो जिस पर अपचयन हो रहा है। और दोनों के बीच में इस तरह से 2 डंडे बनाते हो, डबल डंडे। ये डबल डंडा किसको प्रदर्शित करता है? लवण सेतु को। तो ये सारी बातें छोटी छोटी हैं लेकिन आपको याद रखनी है। ये किसको प्रदर्शित करता है? लवण सेतु को। चलिए, तो अब देखिए, ऑक्सीकरण किसका होता है? जिंक का। तो जिंक का ऑक्सीकरण तो आप पहले जिंक लिखते हो और फिर Zn+2 लिखते हो, है ना। ये ठोस अवस्था में नीचे सॉलिड लिखते हो और ये एक्वस लिखते हो आप इसको। इसी तरह से कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन, तो कॉपर+2 एक्वस लिखते हो और फिर कॉपर लिखते हो। ये कॉपर किस में होता है? सॉलिड, ठोस अवस्था में, तो सॉलिड ठोस अवस्था में लिखते हो। और अगर इनकी सांद्रताएं दे रखी हैं तो आप सांद्रताएं लिखते हो। सांद्रता 1 मोलर दे रखी तो आप 1 मोलर इसका लिखोगे, 1 मोलर इसका लिखोगे। तो ये निरूपण हो जाएगा गैल्वेनिक सेल का। निरूपण हमको पता होना चाहिए। चलिए, ये गैल्वेनिक सेल हो गया जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है तो देखते हैं। अगला आपको इसमें पूछा जाएगा चालकता। क्या पूछा जाएगा? चालकता। कि देखो, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता जो होती है वो चालकता ठीक उसी प्रकार से प्रदर्शित होती है जैसे कि आप धात्विक चालक के बारे में बोलते हो ना, V बराबर IR। तो विद्युत अपघटनी सेल के लिए भी एक तो प्रतिरोध होता है और एक विद्युत धारा होती है। तो विद्युत अपघटनी सेल आपने बनाया, उस विद्युत अपघटनी सेल में एक कैथोड है, एक एनोड है, और निश्चित तौर पर उस विलयन का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा R। और उन दोनों को जब आपस में जोड़ दोगे तो जोड़ने पे यहां क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा। तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और सेल के प्रतिरोध, विलयन के प्रतिरोध, दोनों को मिला करके आप सेल का विभवांतर निकालते हो V बराबर IR से। ठीक है, यहां पे R क्या है? तो प्रतिरोध को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तो ρ×L/A। ये वैसा ही सूत्र है जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, भौतिक विज्ञान में। इस विलयन का प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध गुणित यहां दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, ये L,
दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई क्या हो जाएगी, L। तो लंबाई को आप यहां रखते हो और इस इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, उसको आप यहां रखते हो। जब यहां रख दोगे तो आपको ये प्रतिरोध मिलेगा और प्रतिरोध से आप ये निकाल सकते हो। चलो इन दोनों का आदान प्रदान करते हैं, देखो क्या होता है। इन दोनों का आदान प्रदान करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/ρ बराबर 1/r L/A, ये भी लिख सकता हूं हम। और 1/ρ को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब कि कप्पा, कप्पा बराबर G, ये हो जाएगा चालकता L/A। तो देखो यहां से सूत्र क्या बन गया, कप्पा का मतलब क्या, 1/ρ, 1/2 बराबर कप्पा। और कप्पा को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसका हम यूनिट देखेंगे, इकाई देखेंगे इसकी। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत ही ज्यादा काम का सूत्र जो एग्जाम में हमको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्या, जी मतलब कि चालकता। तो 1/r बराबर क्या होता है, चालकता। क्या होता है, चालकता। तो चालकता की बात करें तो 1/r हो जाएगा। ठीक है, चले इनके सूत्र की बात करें तो देखिए कप्पा का सूत्र निकालना है, विशिष्ट चालकता का सूत्र, विशिष्ट चालकता का सूत्र। तो विशिष्ट चालक मतलब की इकाई, सूत्र क्या मतलब की इकाई निकालनी है। तो देखो R का मतलब ओम, तो ये ओम ऊपर जाएगा तो ये ओम है ना, ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम -1। तो ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम -1। यहां पे मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर और मीटर स्क्वायर, तो ये होता है आपका मीटर और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर गया तो ये कितना बच जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर का -1। तो मीटर ऊपर आएगा तो मीटर का -1 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब कप्पा की इकाई क्या हो जाएगी, कप्पा की इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कप्पा की इकाई भी पूछी जा सकती। मान लो आपको चालकता की इकाई पूछी गई तो क्या करोगे, तो ये क्या होता है, ओम होता है, तो ओम का इनवर्स, तो ये ओम का इनवर्स ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सारे सूत्र हैं, ये सूत्र आपको याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। चलिए अगला है विद्युत अपघटनी सेल। चलो एक काम करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल से पहले एक छोटा सा क्विज देख लेते हैं। चलिए क्विज देख लेते हैं बच्चों। क्विज को ऐप पे जाकर के अटेंड करें, आप क्विज को ऐप पे जाकर के अटेंड करें। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको बताता हूं, क्विज के क्वेश्चन में बताता हूं आपको। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्विज का पहला क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन है गलित NaCl किस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है, किस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है। चलिए इसमें मैं ऑप्शन बता देता हूं, मुक्त आयनों की वजह से, दूसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, तीसरा है अणुओं की वजह से, और परमाणु की वजह से। ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे डाउटनेट की ऐप पे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखाई देगा, गलित NaCl किस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है। चलिए तो बताइए। चलिए दूसरा प्रश्न चलिए दूसरा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, यदि लवण सेतु को 2 इलेक्ट्रोड के मध्य से हटा दिया जाए, मध्य से हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा, तो क्या प्रभाव होगा, है ना, तो क्या प्रभाव होगा।
तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, ये आपको बताना है बच्चों। ये 2 क्वेश्चन है क्विज पे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। विभवांतर का क्या होगा, क्या प्रभाव होगा, मतलब कि विभवांतर पे। ठीक है, विभवांतर पे क्या प्रभाव होगा, विभवांतर पे क्या प्रभाव होगा। तो एक ऑप्शन 0 वोल्ट है, एक ऑप्शन 0.34 वोल्ट है, एक ऑप्शन 0.76 वोल्ट है, और एक है सभी। इस तरह के ऑप्शन है 4। तो आपको ये 2 क्वेश्चन में आंसर बताना है। चलो, पहला है गलित NaCl किस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, चलिए, तो गलित, देखो बच्चों, अगर NaCl गलित अवस्था में है तो गलित अवस्था में NaCl होने का मतलब विलयन में Na+ और Cl- आयन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, Na+ और Cl- आयन, मतलब कि विलयन में क्या मिल रहे हैं, मुक्त आयन, धनायन और ऋणायन, मुक्त आयन। और मुक्त आयन की वजह से ये क्या प्रवाहित करता है, विद्युत धारा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त आयन। क्या हो जाएगा बच्चों, मुक्त आयन। चलिए, दूसरा है यदि लवण सेतु को 2 इलेक्ट्रोड के मध्य से हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अगर मान लो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ये पहला इलेक्ट्रोड और इसको आपने जोड़ दिया दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ, अब लवण सेतु क्या करता है, लवण सेतु जो है वो परिपथ को पूरा करता है। ये लवण सेतु, यहां पे लवण सेतु, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रोड, यहां विभवांतर है और विभवांतर से दोनों इलेक्ट्रोड जुड़े हुए। लवण सेतु बच्चों क्या करता है, परिपथ को पूरा करता है। क्या करता है, परिपथ को पूरा। ठीक है, अब मान लो ये लवण सेतु यहां से हटा दिया, मैंने लवण सेतु को यहां से हटा दिया, मतलब कि परिपथ क्या हो जाएगा, अपूर्ण। क्या हो जाएगा, अपूर्ण, मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको ये करना था। चलिए, अब बात करते हैं आगे की। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अब अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, देखो बच्चों, एक तो होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ते हो आप, गैल्वेनिक सेल में रासायनिक क्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचयन होता है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, दोनों में अंतर है। गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है, गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, रासायनिक क्रिया करवाओगे और फिर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। समझ में आया। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में उल्टा होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और उससे क्या उत्पन्न, मतलब क्या कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो विद्युत धारा बोलो या विद्युत ऊर्जा बोलो, विद्युत ऊर्जा से क्या बनती है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, चल एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने NaCl का गलित विलयन, NaCl का गलित विलयन लिया आपने, और आपने यहां पे विभवांतर लगा दिया और 2 इलेक्ट्रोड आपने अक्रिय इलेक्ट्रोड लगा रखे, यहां पे PT इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पे ये बड़ा चिन्ह, ये छोटा, चलो यहाँ पे प्लस वाला साइन है, यहाँ पे माइनस वाला, तो ये सेल ले रखा आपने। चलो विभवांतर की जगह अच्छा होगा हम सेल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से हम चीजों को बता पाएंगे। यहाँ पे हम ये सेल बना लेते हैं। चलो, तो ये सेल, चलिए ये सेल बना लिया मैंने। तो ये प्लस वाला सिरा है, ध्रुवीयता है माइनस, तो प्लस वाली ध्रुवीयता जिस इलेक्ट्रोड पे होगी वो प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह काम करेगा। किसकी तरह, एनोड की तरह। देखो गैल्वेनिक सेल में प्लस वाला इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है, उल्टा। गैल्वेनिक सेल में प्लस वाला इलेक्ट्रोड जो होता है वो कौन होता है, वो कैथोड होता है, कैथोड। और यहां पे प्लस वाला इलेक्ट्रोड कौन होता है, एनोड। और माइनस वाला इलेक्ट्रोड जो है वहां पे एनोड होता है। यहां पे माइनस वाला इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड। चलो अब क्या होता है इसके अंदर तो देखते हैं। तो गलित NaCl है, मतलब कि Na+ और Cl- है आयन। तो देखो कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। तो आपको कैथोड पे Na+, ये Na+ है वो किसकी तरफ आकर्षित होगा, माइनस की तरफ। तो माइनस किसको आकर्षित करेगा,
ये प्लस वाले को, तो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा और अपचयन हो जाएगा, मतलब कि Na+ का अपचयन होगा किस पर, कैथोड पर, तो ये बन जाएगा सोडियम धातु। ठीक है, और Cl- जो है ये Cl- क्या होगा, ऑक्सीकृत। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, विलयन में क्या है, Cl-, तो Cl- का ऑक्सीकरण होगा, तो Cl- ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा, Cl2 गैस, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे इसको संतुलित करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पे आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाकर के किसको अपचयित करेंगे, सोडियम को। सोडियम यहां जाकर के अपचयित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इससे लग जाएंगे और ये बन जाएगा सोडियम धातु। मतलब कि कैथोड पर कौन अपचयित होता है, कैथोड पर सोडियम धातु अपचयित हो गई, कैथोड पर। और एनोड पर ये 2 Cl- जो है वो एनोड पर जाकर के Cl2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे विद्युत अपघटन के अंदर घटना है, वो आपको ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं कि NaCl का यही विलयन लिया, अब हो सकता है NaCl का जलीय विलयन ले ले, तो जलीय विलयन में सोडियम प्लस की जगह पानी जो होता है वो अपचयित होता है। ठीक है, तो अगर NaCl का जलीय विलयन लिया है, NaCl का जलीय विलयन, ठीक है, तो कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैथोड पर जाएगा H2 गैस निकलेगी। तो जब NaCl गलित विलयन में लिया था तो कैथोड पर कौन गया था, सोडियम। लेकिन NaCl पानी के साथ ले रखा है तो कैथोड पर कौन जाएगा, H2, पानी जो है वो ऑक्सीकृत होगा, और एनोड पर जाता है Cl2। तो जब NaCl पानी के साथ जलीय विलयन NaCl का लोगे तो कैथोड पे H2 जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा, Cl2 जाएगा। लेकिन केवल गलित NaCl लिया है तो एनोड पर Cl2 जाएगा उसी तरह से, और कैथोड पर यहां पे सोडियम जाएगा। तो ये खास बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी। चलिए एक और क्विज देखते हैं, एक और क्विज, चलिए एक और क्विज देखते हैं, चलिए एक और क्विज देखते हैं। चलिए मैं क्विज बता देता हूं आपको, ठीक है। चलिए एक और क्विज देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ, अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं। तो ए आ जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। चलो इसमें दूसरा दे रखा आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसमें तीसरा दे रखा है विद्युत अनपघट्य, अनपघट्य, और डी दे रखा है आपको इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको करना है, और एक और क्वेश्चन इसमें क्विज में क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए क्विज का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्विज का एक और क्वेश्चन है, एक सेल का EMF, मतलब कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक सेल का EMF होता है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है आपका दोनों ऑक्सीकरण विभव का योग, दोनों ऑक्सीकरण विभव का योग। एक ऑप्शन दे रखा है दोनों अपचयन विभव का योग, विभव का योग। तीसरा ऑप्शन इसमें है दोनों इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर, विभव के अंतर के बराबर, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए
क्विज का पहला क्वेश्चन है अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखो अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ का मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी विलयन में उपस्थिति से, जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, जैसे मान लो NaCl है, अब NaCl में Na प्लस और Cl माइनस है, NaCl को प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं, मतलब कि इसके पास में Na प्लस और Cl माइनस आयनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और ये पानी के अंदर इनकी चालकता, मतलब कि ये मूवमेंट भी बहुत ज्यादा करते हैं, ज्यादा गतिशील होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वो अपघट्य हैं जो बहुत अधिक चालकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पानी के अंदर कम मात्रा में आयन उपलब्ध करवाएंगे। अब इनके पास, प्रबल के पास में आयनों की मात्रा ही इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा आयन उपलब्ध कराएंगे, और दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनों की मात्रा इतनी कम है कि वो ज्यादा विद्युत धारा, ज्यादा आयन उपलब्ध नहीं हो पाते इसमें। जब ज्यादा आयन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो विद्युत धारा भी क्या होगी? कम होगी। चले, विद्युत अनअपघट्य का मतलब जो आयन प्रदान ही नहीं करते। भाई जो आयन प्रदान ही नहीं करता वो विद्युत धारा कैसे दे सकता है? चलो, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, चलिए दूसरा है एक सेल का ईएमएफ होता है। अब सेल का ईएमएफ क्या होता है? सेल का ईएमएफ होता है, मैंने आपको बताया, ई सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस, आप क्या लिखते हो? ई नॉट एनोड। तो कैथोड और एनोड दोनों का अंतर, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन विभव का अंतर, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन विभव का अंतर। तो ये आपको करने थे क्वेश्चन। देखिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, हमारे पास, हमने सेशन छोटा ही रखा है, लेकिन इन सेशन के अंदर मेरा एक ही टारगेट था इस सेशन को लेने का कि इसमें जो 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से मैं आपको बताता हूं। 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसमें। एक तो गैल्वेनिक सेल, ठीक है, एक इसमें आता है आपका चालकता, जिसमें बहुत सारे सूत्र हैं, प्रतिरोध का सूत्र है, विशिष्ट चालकता का सूत्र है ना, और एक इसमें आता है विद्युत अपघट्य सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके अलावा इस कड़ी में एक टॉपिक और है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक सेपरेट सेशन लेकर के इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर इन तीनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला टॉपिक एक जो है उसको हम अलग से देखेंगे। तो ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।